स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फर्स्ट स्टेप में। आज हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो मेरा सीरीज चल रहा है। दिसंबर 2025 सेशन का कंप्लीट हो चुका है। उसमें जितने भी शिफ्ट हुआ है सबका चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जा कर के ज़रूर देखिएगा दोस्त। उसके बाद जो है कि जून 2025 सेशन का जो है वो भी हमारा पेपर 1 का ऑल शिफ्ट का आज कंप्लीट हो जाएगा। आज ये 29 जून 2025 शिफ्ट 2 का जो हम पेपर कर रहे हैं, ये जून 2025 सेशन का ये लास्ट शिफ्ट एग्ज़ाम था। तो इससे पहले जितना भी शिफ्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। आज इस सेशन का लास्ट है। इस हिसाब से हम लोग जून 2025 और दिसंबर 2025 इन दोनों सेशन के पेपर 1 का ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, जा कर के वहाँ ज़रूर देखिएगा एक बार। आपके आने वाले जून 2026 नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है, क्योंकि नेट जेआरएफ एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता है। और जो क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं वो इसी से रिलेटेड सेम पैटर्न पर होता है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, बने रहना है, काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। आप जिस भी नेट जेआरएफ ग्रुप में जुड़े हुए हैं वहाँ पे वीडियो को एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। आइए अब देखते हैं इसका स्टार्टिंग का जो 5 क्वेश्चन है वो डीआई का क्वेश्चन होता है। तो जैसे कि हम डीआई का एक अलग सीरीज चला रहे हैं, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो जब वहाँ पे डीआई आएगा वहाँ पे इसको हम लोग बनाएंगे। अगर आप अभी बनाना चाहें तो यहाँ वीडियो को पॉज कीजिए और बना सकते हैं। यहाँ हम 5 तक डीआई का क्वेश्चन है। उसके बाद चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द फैलेसी वेयर द कंक्लूजन डज नॉट लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द परमिसेस इज कॉल्ड। वह तर्क दोष जिसमें निष्कर्ष जो है क्या हो, तार्किक रूप से आधार वाक्यों से उद्भूत नहीं होता है, वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है नॉन सिक्वेटर, यानी नॉन सिक्वेटर कहलाता है, जो कि तार्किक रूप से आधार वाक्य से उद्भूत नहीं होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, नॉन सिक्वेटर का अर्थ ही होता है कि यह अनुसरण नहीं करता है। वही नॉन सिक्वेटर तर्क दोष हो जाएगा, फैलिसीज हो जाएगा यहाँ पे। कब? जब निष्कर्ष जो है तार्किक रूप से आधार वाक्य से उद्भूत नहीं हुआ हो, यानी जो बेस हमारा दिया हुआ है वो कुछ और है और कंक्लूजन कुछ और निकल गया, तब वो नॉन सिक्वेटर आता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड डिडक्टिव फॉर्म ऑफ रीजनिंग। कहने का मतलब है कि तर्कना के वैध निगमनात्मक प्रारूप में से कौन सा है उसको बताना है हमको। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि मोडस पोन्स, दूसरा कह रहा है मोडस टोलेंस, तीसरा है हाइपोथेटिकल सैल्यूलिज्म और चौथा है आर्गूमेंट फ्रॉम एनालॉजी। तो इसमें आर्गूमेंट फ्रॉम एनालॉजी नहीं होगा, बाकी ये वैलिड डिडक्टिव फॉर्म के लिए मोडस पोन्स सही होता है। उसके बाद मोडस टोलेन भी होता है और उसके बाद हाइपोथेटिकल सैल्यूलिज्म भी होता है, यानी ए बी सी तीनों सही होगा, जो कि हमारा कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो बी से राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर। वो कह रहा है कि मात्रात्मक दत्त विश्लेषण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो है वो प्रयुक्त हो सकता है, किसमें? तो ये क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस में, क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस में कौन सा जो है वो प्रयुक्त हो सकता है उसको बताना है, क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस में। तो देखिए पहला दे रहा है कि MS वर्ड, तो ये क्वांटिटेटिव डाटा में नहीं होगा, ये गलत हो गया। दूसरा दे रहा है MS पावर पॉइंट, तो ये भी नहीं होगा क्वांटिटेटिव डाटा में। तीसरा कह रहा है कि MS एक्सेल, तो MS एक्सेल भी MS एक्सेल क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस में यूज होता है। फिर उसके बाद है SPSS, ये भी जो है क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस में यूज होता है। और एक ऑप्शन यहाँ छूट गया है ई नंबर में, वो लिखा हुआ है MS एक्सेस, इसका नाम क्या है, MS एक्सेस, ये भी जो है क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस में यूज़ होता है। इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन होगा CDE। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में CDE दिया हुआ है, ये तीनों सही होगा। CDE ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि चूज़ द राइट स्टेटमेंट, सही कथन जो है इसमें से चूज करना है। आइए कथन को पढ़ते हैं। पहला ही कथन कह रहा है कि IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है ना, IoT।
का प्रयोग सर्वप्रथम आरएफआईडी टैग की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंध के संदर्भ में एंस्टन द्वारा किया गया था। तो ये बात बिल्कुल सही है। IoT जो होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसका प्रयोग सर्वप्रथम RFID टैग की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंध के संदर्भ में एंस्टन द्वारा किया गया था। दूसरा कह रहा है कि ब्लूटूथ जो है 4.0 आवृत्ति रेंज से लेकर के 2.4 मेगाहर्ट्ज तक कार्य करता है। तो ये गलत है इसका फ्रीक्वेंसी। उसके बाद है IPv6 इज रिलेटेड टू द कोडिंग ऑफ वैक्सीन प्रोटोकॉल। तो ये भी बिल्कुल सही है। IPv6 जो है वह कोडिंग ऑफ वैक्सीन प्रोटोकॉल से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ इस अकॉर्डिंग। उसके बाद डी जो है DCSM ग्लोबल सीक्वेंस ऑफ मैकेनिज्म, ये भी गलत है। उसके बाद है जो पे एम आपका अभिप्राय ग्लोबल सीक्वेंस ऑफ मैकेनिक्स से, ये भी गलत है। कौन सही हुआ? ए और सी सही हुआ। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है। ए और सी जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस अकॉर्डिंग सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर। ये देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक जो है वो प्रायोगिक शोध की आंतरिक वैधता को प्रभावित करता है, कि दैट मीन्स फैक्टर अफेक्ट द इंटरनल वैलिडिटी ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इंटरनल वैलिडिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कौन कौन से है उसको देखना है। पहला है पल्सेबल प्रभाव, ठीक है ना, तो ये नहीं होता है इंटरनल वैलिडिटी उसके बाद एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट डीके, ये होता है उपकरण का क्षय होना। तीसरा है कंटेम्प्रेरी इवेंट यानी समकालीन घटनाएं, ये भी होता है। उसके बाद हॉथॉर्न प्रयोग जो है, हॉथॉर्न इफेक्ट प्रभाव, ये नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। और चौथा है बायस इन द सिलेक्टिंग सब्जेक्ट इन सैंपल, प्रतिदर्श के विषयों के चयन में इसमें पूर्वाग्रह होता है। तो ये भी सही है, यानी कि हमारा सही है BCE। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है। BCE ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर। ये देख लीजिए बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। इसको हम लोग जब DI पढ़ेंगे उसके साथ मैथ वाला भी क्वेश्चन उसी समय हम लोग देखते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मैच द फ्लोइंग है। देखिए एक तरफ दिया हुआ है एड होनीमैन, दूसरा फिर है स्ट्रॉमैन, तीसरा है फॉल्स कॉज, चौथा है रेड हियरिंग। तो ये सभी सिलेबस का पार्ट है, इसको पढ़ना है। यहीं पे बता देते हैं कि एड होनीमैन जो है वो क्या होता है। यह अटैकिंग द पर्सन इंस्टीड ऑफ इशू होता है। अटैकिंग द पर्सन इंस्टीड ऑफ इशू। देखिए एड होनीमैन जो है ये क्या होता है, ये है कि अटैकिंग द पर्सन इंस्टीड ऑफ इशू, मामले की बजाय जो है व्यक्ति पर आक्रमण करना। क्या हमारा मामला है वो नहीं देखना है, समस्या क्या है वो नहीं देखना है, लेकिन उस समस्या से संबंधित व्यक्ति पर आक्रमण कर देना है, वही हमारा क्या कहलाता है, एड होनीमैन कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में जाएगा। उसके बाद है स्ट्रॉमैन। स्ट्रॉमैन जो है वो मिस्टेकिंग कोरिलेशन फॉर कॉजेशन यानी सहसंबंध को कारकत्व समझने की भूल ये करता है। फिर इसके बाद तीसरा है फॉल्स कॉज। फॉल्स कॉज, एक मिनट, स्ट्रॉमैन ये नहीं होगा, सॉरी। स्ट्रॉमैन जो है वो मिस रिप्रेजेंटिंग करता है समवन्स आर्गूमेंट, किसी व्यक्ति के तर्क का मिस रिप्रेजेंट करता है, किसी व्यक्ति के तर्क का मिथ्या निरूपण करता है। और फॉल्स कॉज जो है वो मिस्टेकिंग कोरिलेशन फॉर कॉजेशन होता है, यानी कि सहसंबंध को कारकत्व समझने की भूल करता है। उसके बाद आया रेड हियरिंग। रेड हियरिंग होता है डाइवर्टिंग अटेंशन टू अनदर इशू, अन्य विषय मुद्दों की तरफ जो है ध्यान का विस्थापन करना। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन तैयार होगा। ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है। ये हमारा ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4 जो है ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ये भी मैथ का है, जब हम इसको देखेंगे DI उस समय बनाएंगे। अब आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स कैप क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्ट डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइकोमोटर डोमेन। शैक्षणिक उद्देश्यों के ब्लूम के CAP कैप वर्गीकरण के अनुसार डैश मनोप्रेरक प्रक्षेत्र का उदाहरण है। कौन जो है मनोप्रेरक प्रक्षेत्र का उदाहरण है, किसके अनुसार, तो ब्लूम के CAP वर्गीकरण के अनुसार। अब इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम ऑप्शन को देखेंगे, और ऑप्शन हमारा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, एप्लीकेशन है, मैनिपुलेशन है और कॉम्प्रीहेंशन है। तो इसमें मैनिपुलेशन जो होता है, मैनिपुलेट करना, डाटा को छलयोजन करना या हेर फेर करना, वो जो है ब्लूम के कैप वर्गीकरण से के अनुसार ये जो है साइकोमोटर डोमेन का एक उदाहरण है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी जे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है हमारा। वो कह रहा है कि दो ऐसे
दो ऐसे योगाभ्यास है जिसमें अलग अलग आयु समूह के शहरी लोगों का मोटापा कम हो सकता है। उनमें से बेहतर योगाभ्यास की अवधारणा निर्धारित करने के प्रयोग में निम्नलिखित में से क्या हस्तक्षेप परिवर्त्य है। हस्तक्षेप परिवर्त मतलब क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल इसमें कौन सा है? तो वह है एरिया, योगा एक्सरसाइज, फूड हैबिट और फैट ऑफ द पीपुल। तो ये देखिए फूड हैबिट जो है वो हो सकता है। यहाँ ऑप्शन नंबर सी है, सी इज राइट आंसर। क्यों? क्योंकि दो ऐसे योगाभ्यास है जिससे अलग अलग आयु समूह के शहरी लोगों का मोटापा कम हो सकता है। उसमें बेहतर योगाभ्यास की अवधारणा निर्धारित करने के प्रयोग में जो है हस्तक्षेप परिवर्तन की बात करते हैं तो वो खान पान होता है, हमारा फूड हैबिट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। वो कह रहा है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इन्वायरमेंटल इंसिडेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। पर्यावरणीय घटना के संबंध में सही कथन की पहचान करना है। पहला है कि मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, बिल्कुल सही। दूसरा कह रहा है कि रेडियोधर्मिता के कारण हिरोशिमा और नागासाकी की घटना हुई थी, बिल्कुल सही। उसके बाद सी कह रहा है कि विषैली गैस के कारण भूज की दुर्घटना घटित हुई थी, तो ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। चौथा है कि फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की घटना भूकंप के कारण हुई थी, तो ये भी हुआ था, जापान में है। उसके बाद तो यहाँ क्या सही हुआ? हमारा ए बी और डी सही हुआ। अब आते हैं एक बार ई ऑप्शन को भी देख लेते हैं, वो क्या कह रहा है। तो देखिए ई ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि चेर्नोबिल दुर्घटना, सोवियत संघ की चेर्नोबिल दुर्घटना ज्वालामुखी के कारण घटी हुई थी, तो ये नहीं, ज्वालामुखी के कारण नहीं हुआ था, ये गलत है। सही क्या हुआ? ए बी डी सही हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टेन्स टू क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, यानी कि CDM अंडर केटो प्रोटोकॉल। केटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत CDM से संबंधित कौन सा है? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म से संबंधित कौन सा है? तो पहला देखिए कह रहा है कि औद्योगिक देशों के लिए प्रमाणित उत्सर्जन ह्रास यानी कि CER सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन क्रेडिट प्राप्त करना है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? तो CDM जो है क्योटो प्रोटोकॉल के तहत एक तंत्र है जो औद्योगिक देश में, विकासशील देश में उत्सर्जन कम कर रहे हैं और उस परियोजना में निवेश करके अपने उत्सर्जन कटौती लक्ष्य को पूरा करने में मदद करता है। इन परियोजनाओं से उत्पन्न होने वाले क्रेडिट को प्रमाणित उत्सर्जन ह्रास क्रेडिट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है PSTN क्या होता है। PSTN का फुल फॉर्म पूछा है, तो PSTN का फुल फॉर्म होता है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। याद रखिएगा, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क PSTN का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, पब्लिक स्विच टेलीफोन नंबर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है 19 नंबर। ये क्या कह रहा है? तो देखिए ये ICT का क्वेश्चन है, लेकिन ये कह रहा है कि डेसिमल नंबर एक जो है निकालना है। जब वो कोई बाइनरी नंबर दिया हुआ है तो बाइनरी क्या है? तो बाइनरी हमारा बेस 2 के द्विधारी है। तो वो द्विधारी क्या है? 110 दिया हुआ है ना, 110। तो इसको बेस हम द्विधारी जब कर रहे हैं तो बेस 2 लगा देंगे, और जब बेस 2 हो जाएगा तो फिर इसको हम क्या करेंगे? इसको डेसिमल में बदलने के लिए बताया है ना कि इधर से 0 लगाते हैं, 0 1 2 और सबको गुना करते हैं। तो 0 से गुना करेंगे 2 में, इसका ऊपर वाला जो है इसका पावर हो जाएगा 0 प्लस, फिर यहाँ 1 से गुना करेंगे 2 में, यहाँ पे पावर कितना 1 है तो 1 हो जाएगा इसका पावर, फिर प्लस करेंगे, यहाँ गुना करेंगे 1 से 2 के पावर 2 हो जाएगा। तो इसको जोड़िए, अब ये जो है आ जाएगा कितना 4 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा और 0 से ये गुना हो करके 0 हो जाएगा। दोनों जोड़ के कितना आया? 6 आया। 6 इसका डेसिमल वैल्यू हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, आइए उसको देखते हैं। देखिए ये मैच द फॉलोइंग है, वेस्ट डिस्पोजल मेथड दे रहा है और उसका क्या गुण लक्षण कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी विशेषता है वो बताना है। देखिए पहला दे रहा है कि मॉडर्न लैंड फिलिंग यानी आधुनिक भू रिपाई, दूसरा है ओपन लैंड डंपिंग, तीसरा है इंसिनरेशन यानी दहन, चौथा है बायो कन्वर्जन इनटू कंपोस्ट, कंपोस्ट में जैव सन परिवर्तन। तो देखिए इसमें सबसे बेहतर हम देखें अगर दहन की बात करें तो दहन में क्या होता है, हासिल अपशिष्ट की मात्रा जो है वो ह्रासित होता है, हासिल नहीं ह्रासित, यानी रिड्यूस वेस्ट वैल्यूम। तो ये हमारा 1 नंबर में हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें मॉडर्न लैंड फिलिंग के, आधुनिक भू भराई की,
तो ये सुअभियंत्रित और प्रबंधित सुविधा होती है। वेल इंजीनियर्ड एंड मैनेज फैसिलिटी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। उसके बाद हम मुक्त भूमि पाटन की बात करें, मुक्त भूमि पाटन की, तो ये पाटन की न्यून लागत के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो पाटन कहाँ है, यहाँ ऑप्शन नंबर 4 में है। और बात करें अब कंपोस्ट में जैव सन परिवर्तन के, ऑप्शन नंबर डी, तो ये पर्यावरण परिस्थितिकी अनुकूल प्रक्रम पाटन की न्यून लागत है, ये ऑप्शन 3 में हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन तैयार होगा, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है कि सम स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, मार्क द राइट कॉम्बिनेशन। इसमें जो है कौन से कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ये देखिए ट्रू दिया है, कहीं पे देखिए ये कॉम्बिनेशन फॉल्स के साथ दिया है, ये भी फॉल्स के साथ दिया है, ये वाला ट्रू के साथ दिया है। इसमें कौन सा सही है उसकी पहचान करना है। पहला कह रहा है कि टीचिंग इज इंक्लूडेड इन लर्निंग, टीचिंग जो है वो लर्निंग में इंक्लूड होता है और इसको सही बोल रहा है, तो ये बात सही है। दूसरा कह रहा है कि पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग प्रोवाइड ए करेक्टिव रिमेडियल स्कोप ऑफ टीचिंग इज फॉल्स दे रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, फॉल्स नहीं होता है। टीचिंग इज इंक्लूडेड लर्निंग, तो ये तो फर्स्ट ही था लेकिन इसको फॉल्स यहाँ पे दे रहा है, तो ये गलत हो गया, ये भी सी। और डी की अगर हम बात करें तो डी कह रहा है कि पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग प्रोवाइड ए करेक्टिव एंड रेमेडियल स्कोप ऑफ टीचिंग, ये ट्रू दे रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ए और डी यहाँ पे हमारा सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम, वो है हमारा 22 नंबर। देखिए एक तरफ लिस्ट 1 दिया हुआ है, दूसरी तरफ लिस्ट 2 दिया हुआ है, और दोनों को मिलान करना है। क्या दिया है, पब्लिक कम्युनिकेशन, उसके बाद ग्रुप कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। काफ़ी आसान है ये। कम्युनिकेशन चैप्टर का अगर आपका बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो मैं उसका एक अलग सीरीज चला रहा हूँ, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके बाद कम्युनिकेशन और इंडियन लॉजिक, ये जो भी हार्ड टॉपिक रहते हैं उन सभी को पहले कवर कर दिया हूँ। वहाँ कम्युनिकेशन का वीडियो जो है लेक्चर पड़ा हुआ है, जाके चैनल के प्लेलिस्ट में खोज के देख सकते हैं आप। काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा अगर आप उसको देख लेते हैं तो। उसके बाद ये क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। तो देखिए कह रहा है कि पब्लिक कम्युनिकेशन क्या होता है, तो पब्लिक कम्युनिकेशन में 1 पर्सन स्पीकिंग टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल होता है। एक आदमी जो है बहुत सारे संख्या में लोगों को बोलना संबोधित करते हैं, तो ये ऑप्शन 4 में चला जाएगा। उसके बाद ग्रुप कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो ग्रुप कम्युनिकेशन हमारा क्या होता है, जब बहुत से लोग एक दूसरे से संप्रेषण में भाग लेते हैं, ठीक है ना। और पब्लिक कम्युनिकेशन में एक बोलता है, बाकी सब श्रोता होता है। और ग्रुप कम्युनिकेशन में तो दूसरे को आमने सामने सबको मिलजुल करके बोलने का मौका मिलता है। उसके बाद इंटरपर्सनल या इंट्रापर्सनल देखें तो जहाँ भी लगा रहेगा इंट्रा, तो यह क्या है, अंतरा व्यक्ति, ठीक है ना। और इंटरपर्सनल मतलब अंतर व्यक्ति। इंट्रापर्सनल क्या होता है, कम्युनिकेटिंग विथ वन सेल्फ, स्वयं से बातें करना, अपने आप में बातें करना। जब कभी देखते हुएगा किसी को अकेला में बैठा हुआ है, कुछ सोच रहा है, कुछ बातें उसको याद है, लेकिन वो अकेला में ही हंसने लगता है, तो उसको बात करने के लिए, कम्युनिकेशन संचार करने के लिए कोई तो था नहीं वहाँ पे उसका दोस्त, लेकिन फिर भी वो अकेले में हंस रहा है। तो वो क्या होता है कि कोई पुरानी याद है उसको याद आती है कि हम बचपन में स्कूल में गए थे तो ऐसे हो गया था, तो उस बात से वो स्वयं से बातें कर रहा है, इसलिए उसको हंसी आ जाती है। तो ये हमारा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है, जो कि यहाँ ऑप्शन ए में चला जाएगा। उसके बाद देखेंगे इंटरपर्सनल की बात करेंगे तो इसमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है विथ अनदर पर्सन, ये दूसरा ऑप्शन में चला जाएगा। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन तैयार होगा, ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा वो है 23। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आएंगे। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा संप्रेषण प्रकार्यता का प्रकार नहीं है, पूछ रहा है। विच वन इज नॉट यहाँ पे नॉट ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मोडालिटी, कम्युनिकेशन मोडालिटी के टाइप इसमें कौन नहीं है उसकी पहचान करना है। तो देखिए प्रॉक्सिमिक्स है, ठीक है ना, हैप्टिक्स है, उसके बाद क्रोनोटॉक्सिक नहीं है और क्रेस्चर नहीं है, ये दोनों नहीं है और यही दोनों पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन सही होगा, सी और डी दोनों सही हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में। ये कह रहा है कि आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट के आधुनिक उपायों को आरंभिक से अंतिम तक के क्रम में व्यवस्थित करना है। जब आपदा प्रबंधन आता है तो उसमें सबसे पहले
क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग मिटिगेशन करते हैं, शमन या न्यूनीकरण करते हैं, ये 1 नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? प्रिपेयर्डनेस कहते हैं, उसकी तैयारी करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? रिस्पॉन्स देते हैं, उस पर क्या अनुक्रिया देते हैं, और फिर तब जा कर के हमारा रिकवरी होता है, ऑप्शन नंबर 4 में ये। तो इस हिसाब से ऑप्शन तैयार होगा DBCA, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए आगे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा वो 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक तरफ लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 से मिलान करना है। वो दिया है कि मैन विटनी, दूसरा है कैंडल, तीसरा है ब्रलेट, चौथा है कार्ल पियर्सन। तो इसमें सबसे पहले अगर आप देखिएगा कार्ल पियर्सन के बारे में, तो कार्ल पियर्सन जो है वो सहसंबंध की प्रोडक्ट मोमेंट विधि को बताता है, जो कि कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 में है। उसके बाद जो है बर्टलेट की अगर हम बात करें तो बर्टलेट प्रसरणों की समरूपता का परीक्षण करता है, ये ऑप्शन नंबर 2 में चला जाएगा। उसके बाद कैंडल जो है, कैंडल वो टाउ परीक्षण करता है। कैंडल क्या करता है? तो ये टाउ परीक्षण करता है। और मैन विटनी, तो मैन विटनी यू परीक्षण करता है। मैन विटनी यू परीक्षण करता है। टाउ परीक्षण कौन करता है? तो कैंडल करता है। यू परीक्षण कौन करता है? तो ये मैन विटनी करता है। और ब्रेटलेट क्या है? तो ये टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस है। और कार्ल पियर्सन ये प्रोडक्ट मोमेंट मेथड ऑफ कोरिलेशन है। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन तैयार होगा। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, वो है हमारा मैथ का। देख लीजिए, इसको डायग्राम बना के भी बना सकते हैं, इसको देख लेंगे हम जब मैथ रीजनिंग करेंगे उस समय। अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल ऑफ HECl दिया हुआ है, फिर उसका मेजर फंक्शन है, वो क्या है उसकी बात करना है, उसको बताना है। देखिए HEGC दिया हुआ है। HEGC क्या होता है? तो इसमें लगा हुआ ही है HE मतलब हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन, यानी वित्त पेंशन से संबंधित है, उसके वित्त निगमन से। तो ये हमारा कहाँ हो जाएगा हायर एजुकेशन का? तो ये फंडिंग फाइनेंसिंग ऑफ हायर एजुकेशन में चला जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 3 में। उसके बाद हम देखेंगे GEC दिया हुआ ग्रॉस इनरोलमेंट कॉर्पोरेट, तो ये ग्रेजुएट से रिलेटेड होता है। ये स्नातक विशेषताओं का निर्धारण करता है, जो कि किस ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन नंबर 1 में है हमारा। उसके बाद NAC है, NAC, तो ये संस्थानों का प्रत्यायन करता है, मूल्यांकन करता है। ये कहाँ पे जाएगा? ये एक्रेडिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट, ऑप्शन नंबर 4 में। फिर उसके बाद NHERC जो है वो क्या करता है? सामान्य एकल बिंदु नियामक है, ये ऑप्शन नंबर 2 में। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन तैयार होगा। ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है वो। तो देखिए ये जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28। वो कह रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में बने निम्नलिखित आयोग जो है और समिति, उसको कालक्रम के अकॉर्डिंग सजाना है और बताना है। तो देखिए सबसे पहले जो है हम यहाँ लिख देते हैं कि ज्ञानम समिति की स्थापना कब हुआ था? तो ये 2007 में हुआ था, 2007 में हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद कोठारी आयोग काफ़ी फेमस है, हर कोई जानता है, पढ़ाया हुआ भी है मेरा, ये 1964 में, ठीक है ना। उसके बाद जो है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग नेशनल नॉलेज कमीशन सैम पित्रोदा में बना था, तो ये 2005 में हो जाएगा। उसके बाद मुदालियर आयोग, ये भी शिक्षा से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण आयोग है। मुदालियर आयोग कब बना था? तो ये 1952 में बना था। मुदालियर 1952 में बना था। उसके बाद अब बचा यशपाल कमेटी, ये किसके लिए? उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नवीकरण और कायाकल्प के बारे में सलाह के लिए। ये कब बना था? तो ये 2009 में बना था दोस्त, 2009 में बना था। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन तैयार होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? डी, बी, उसके बाद सी, ए, ई, जो कि हमारा किस में दिया हुआ है? DBACE, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। लेकिन यहाँ भी गलत है क्या? तो यहाँ पे सी पहले आएगा तब जा कर के ए आएगा, तो डी को लगभग मान सकते हैं, या फिर आप इसको राइट आंसर लिख सकते हैं DBCAE। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों में सुव्यवस्थित रूप में नवोन्मेष की संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रयोजनार्थ शिक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष नवोन्मेष प्रकोष्ठ की स्थापना की? नवोन्मेष प्रकोष्ठ मतलब होता है क्या? इनोवेशन सेल, ठीक है ना। इनोवेशन सेल फॉर द पर्पस ऑफ सिस्टमेटिकली फोस्टरिंग द कल्चर ऑफ इनोवेशन इन ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। व्हेन डिड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस्टेब्लिश इनोवेशन सेल? तो ये हुआ था दोस्त 2018 में हुआ था, याद रखिएगा इसकी स्थापना कब हुआ था?
2018 में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है। इसमें देखिए एक तरफ मेंटल अप्रोच दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसके रिलेटेड ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, क्या होगा उसको देखना है। देखिए मेंटल अप्रोच में जो है पहला रिकॉल दे रहा है, अनुसरण, दूसरा है डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, तीसरा है हाइपोथेसिस यानी इस्टेब्लिशमेंट प्राकलन स्थापन, चौथा है इवैल्यूएशन मूल्यांकन। तो इसमें जो है रिकॉल अनुस्मरण जो है हम लोग जानते हैं ये क्या होता है, बस इसमें ज्ञान की प्राप्ति होता है, उसको याद रखना है। तो ये हमारा दूसरा में चला जाएगा या फिर थोड़ा सा ऊपर, हाँ अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अनुस्मरण जो है ये नॉलेज में चला जाएगा। फिर उसके बाद हम डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव देखते हैं, वो भेदभाव कहाँ होता है, तो ये अंडरस्टैंडिंग बोथ के से रिलेटेड होता है। चौथा मूल्यांकन की अगर बात करें तो मूल्यांकन से हमें क्या होता है, क्रिएटिविटी सृजनात्मकता बढ़ती है। और हाइपोथेसिस इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ये एप्लीकेशन अनुप्रयोग होता है। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन होगा ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31। इसमें भी कह रहा है कि राइट ऑप्शन को चूजिए, कौन सा कथन जो है वो सही है उसकी पहचान करना है। आइए देखते हैं। पहला कथन कह रहा है कि CISCO सिस्को इज़ ए हॉकी मैन्युफैक्चरर, तो ये गलत है। दूसरा है VLC इज़ विजिबल लाइट कम्युनिकेशन, VLC का फुल फॉर्म होता है, बिल्कुल सही। सी कह रहा है कि SDN इज ए सिस्टम ऑफ डिजिटल नेटवर्क, तो ये गलत है। चौथा कह रहा है कि हाइपर कैट इज़ एन ओपन जेसॉन बेस्ड कैटलॉग फॉर्मेट, हाइपर कैट एक मुक्त जेसन आधारित कैटलॉग प्रारूप है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी कि बी और डी हमारा सही है, ये ई भी गलत हो जाएगा। अब देखेंगे किस ऑप्शन में बी और डी दिया हुआ है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में जो है बी और डी दिया हुआ है, इसलिए डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, वो है हमारा 32 नंबर क्वेश्चन किधर गया, इधर आएंगे। ये देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि उत्तम श्रोता होने के लिए, उत्तम श्रोता मतलब क्या होता है, गुड लिसनर होने के लिए किन चीज़ों का होना आवश्यक है, मतलब कि क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी विशेषताएं, गुण लक्षण क्या है जब हम एक गुड लिसनर कहेंगे। तो सुनते समय बिल्कुल चुप रहना, ये गुड लिसनर की क्वालिटी है। दूसरा है कि वक्ता की बात को नकारात्मक अभिवृत्ति से सुनना, नकारात्मक अभिवृत्ति से नहीं सुना जाता है। तीसरा है वक्ता में अभिरुचि दर्शाना, बात सही है ताकि वो बोर ना हो। उसके बाद वक्ता के परिधान और प्रतीति पर ध्यान केंद्रित, तो उसे परिधान से कोई लेना देना नहीं है। पांचवा कह रहा है कि प्रत्येक विषय और वक्ता के प्रति ध्यान देना, तो ये बात बिल्कुल सही है, इस हिसाब से सही होगा ACE। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ACE ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच मॉडल, किस मॉडल में जो है संचार को ऐसी प्रक्रिया के रूप में उल्लेखित किया गया है जिसके माध्यम से प्रेषक एक दूसरे को युगपत संदेश प्रतिपुष्टि भेजता है। किसके माध्यम से भेजता है, तो ये हो जाता है ट्रांजैक्शनल यानी संव्यवहारात्मक से, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। संव्यवहारात्मक यानी कि ट्रांजैक्शनल मेथड से जो है संचार में क्या उल्लेखित किया है, जिसके माध्यम से प्रेषक एक दूसरे को युगपत संदेश प्रतिपुष्टि भेजता है, ये ट्रांजैक्शनल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 34 नंबर, ये क्या है, मान के अनुसार ये मैथ है, इसको बना लीजिएगा दोस्त। और उसके बाद 35 भी मैथ है, इसको बना लीजिएगा। इसको हम जब DI देखेंगे तब वहाँ पे, क्योंकि ये एक क्वेश्चन नहीं है, 4 ऑप्शन में दिया हुआ है, 4 मैथ, इसको समझ के चलिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण विनियमन नियंत्रण अधिनियम 2000 के अनुसार मुक्त क्षेत्र, मतलब कि साइलेंस जोन, जहाँ पे साइलेंट रहने की बात किया जाता है, वहाँ दिन के समय में अनुमत ध्वनि लेवल स्तर क्या है, ठीक है ना। साइलेंस जोन में दिन के समय में साउंड का कितना ध्वनि बल होना चाहिए, कितना डेसिबल का, तो ये हमारा 50 डेसिबल तक होना चाहिए, उससे अधिक नहीं। और रात्रि में उस समय इस क्षेत्र में साइलेंस जोन में 40 डेसिबल होना चाहिए। तो याद रखिएगा कि ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000 के अनुसार मुक्त क्षेत्र यानी साइलेंस जोन में दिन के समय अनुमति ध्वनि स्तर जो है वो 50 डेसिबल है और रात के समय अनुमति ध्वनि स्तर 40 डेसिबल है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर, ये कह रहा है कि निम्नलिखित को उनके पूरा स्थापन मतलब क्या होता है, देयर लॉन्च ईयर, ठीक है ना। पूरा स्थापन मतलब शुभारंभ कब हुआ था, उस वर्ष के आधार पर कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए सबसे पहले स्वयं प्रभा जो है ये सब कोई जानता है कब है, 2017 में। इसको मैंने कम्युनिकेशन में पढ़ाया हुआ भी है 2017 में। अगर आपके घर में
फ्री डिश टीवी चैनल है, फ्री डिश है, तो वहाँ पे स्वयं प्रभा का बहुत सारे चैनल आप देख सकते हैं। आप डिश के रिमोट से ऊपर नीचे कीजिए, चैनल बदलिए, वहाँ आपको मिलेगा स्वयं प्रभा का। फिर इसके बाद है कृषि दर्शन। कृषि दर्शन जो है ये 1967 में हुआ था, कृषि दर्शन 1967 में हुआ। उसके बाद ज्ञान दर्शन की बात करें हम, तो ज्ञान दर्शन जो है ये 2000 में हुआ था, 2000 में हुआ था ज्ञान दर्शन। और पीएम ई विद्या जो है ये 2020 का है। पीएम ई विद्या सबसे लेटेस्ट में दिया गया है, तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन होगा BCAD, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो CJ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है। 38 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के 8 स्कंधों के अनुसार महत्वपूर्ण घटनाओं के अनुक्रम में व्यवस्थित करें। किसके अनुसार करना है? तो एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के 8 स्कंधों के अनुसार सजाना है। तो इसमें क्या दे रहा है? पहला दे रहा है टॉयलेट ट्रेनिंग, दूसरा है फीडिंग, तीसरा है रिफ्लेक्शन एंड एक्सेप्टेंस ऑन वंस लाइफ, चौथा है लव रिलेशन, पांचवा है पीयर रिलेशनशिप। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले जो है फीडिंग होगा, खिलाना हो जाएगा, एरिक्सन महोदय कहते हैं। उसके बाद जो है टॉयलेट का व्यवस्था हो जाएगा, शौचालय प्रशिक्षण हम दे देंगे। फिर जब ये पूरा हो जाएगा तब पीयर रिलेशनशिप होगा, यानी समकक्षीय संबंध होगा। और जब ये हो जाएगा तब प्रेम संबंध होगा चौथा। उसके बाद अपने जीवन पर चिंतन और स्वीकृति की बात आएगी लास्ट में 5वें नंबर पे। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन होगा BAEDC, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो CJ राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि वर्बल एसोसिएशन लर्निंग वाज प्रपोज बाय, शाब्दिक साहचर्य अधिगम के प्रस्तावक कौन हैं? वर्बल एसोसिएशन लर्निंग के प्रस्तावक कौन हैं, उसका नाम बताना है। तो देखिए इनका नाम पूरा है रॉबर्ट एस गैने, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गैंगे दिया हुआ है। तो रॉबर्ट एस गैंगे जो है ये शाब्दिक साहचर्य अधिगम के प्रस्तावक है। दैट मीन्स वर्बल एसोसिएशन लर्निंग वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट एस गैने। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि NIERF द्वारा जारी रैंकिंग, इंडिया रैंकिंग 2024 के में शोध संस्थाओं की श्रेणी में शीर्ष 10 संस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन से संस्थान शामिल है, उसकी पहचान करना है। तो ये आपका करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। इंडिया रैंकिंग 2025 पूछा जा रहा है, 2024 पूछा जा रहा है, तो इस बार आप एग्ज़ाम देने जाइए तो 2025 को ज़रूर पढ़ के जाइएगा इंडिया रैंकिंग को। तो इसमें जो है शोध के मामले में जो है शीर्ष टॉप 10 इंस्टीट्यूट कौन है जिसमें रिसर्च बेहतर है। तो पहला दे रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली, IIT दिल्ली, तो है बिल्कुल सही है। उसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT कानपुर है। फिर इसके बाद IIT क्या है, कानपुर के बाद में हमारा IIT मद्रास है, ये ऑप्शन डी में है, यहाँ सही होगा ACE। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है ACE। तो ACE को देखने के लिए हम आते हैं स्लाइड के इस तरफ, ACE ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्त। ये कह रहा है लिस्ट 1 में दिया हुआ है टाइप ऑफ प्रोसेसर, और लिस्ट 2 में उसके कैरेक्टरिस्टिक गुण लक्षण दिया हुआ है, उससे मिलान करना है। देखिए पहला कह रहा है कि CISC प्रोसेसर जो है वो क्या करता है। तो CISC प्रोसेसर जो है इनमें बहुत सी प्रोसेसिंग विशेषताएं निहित होती है जिनमें मशीनी भाषा प्रोग्रामर का कार्य अधिक सुगम हो जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 में चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे स्लाइड जो है मिटक रहा है, फिर भी कोशिश करते हैं हम। उसके बाद दूसरा है RISC प्रोसेसर, इसका काम है, ये तो यहाँ पे है ही नहीं, चलिए इसके हम डायरेक्ट जो है डिस्कशन को देखते हैं। देखिए CISC प्रोसेसर जो है ये क्या करता है, इनमें बहुत सी प्रोसेसिंग जो है, इनमें बहुत सी प्रोसेसिंग विशेषताएं निहित है जिनसे मशीनी भाषा प्रोग्रामरों का कार्य जो है अधिक सुगम हो जाता है। उसके बाद है RISC प्रोग्रामर, तो इसमें है लघु अनुदेश समुच्चय होता है। उसके बाद EPIC प्रोसेसर है, तो इनमें स्पष्ट समानांतरता का प्रयोग होता है। उसके बाद मल्टी केयर प्रोसेसर की बात करें तो मल्टी केयर प्रोसेसर में ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य के समग्र निर्देशन को नियंत्रित किया जाता है। एक बार और मैं पढ़ देता हूँ, CISC जो है प्रोसेसर, इसमें बहुत सी प्रोसेसिंग विशेषताएं निहित होती है जिनसे मशीनी भाषा प्रोग्रामों का कार्य अधिक सुगम हो जाता है। अब उसके बाद है RISC प्रोसेसर, इसमें लघु अनुदेश समुच्चय होता है।
उसके बाद है ईपीआईसी प्रोसेसर, इनमें स्पष्ट समानांतरण का प्रयोग होता है। और सबसे लास्ट है मल्टी कोर प्रोसेसर, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य के समग्र निर्देशन नियंत्रित करता है। अब उसके बाद हम चलेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है, आइए उसको देखते हैं क्या कह रहा है। 42 नंबर क्वेश्चन वो कह रहा है कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य शर्त, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य को कालक्रम में लगाना है। 4 नोबेल ट्रूथ ऑफ बुद्धिज्म कौन कौन से हैं, तो ये तो वहाँ दिया हुआ है, निरोध, मार्ग, दुख, समुदाय। तो सबसे पहले बुद्ध कहते हैं कि दुख है, ठीक है ना, और दुख का समुदाय है मतलब उसका कारण है, उसके कारण का निरोध है मतलब उसका इलाज है। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए कुछ मार्ग अपनाना होगा। यही इसका सत्य का क्रम है। इस अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन हमारा हो जाएगा CDAB, ऑप्शन नंबर BJ राइट आंसर। देखिए दुख है मतलब दुख एक सत्य है, और समुदाय मतलब क्या होता है बौद्ध धर्म में, तो दुख के कारण का सत्य, दुख का कारण है। निरोध मतलब दुख का निरोध है, और मार्ग या मग मतलब दुख निरोध के मार्ग है, सत्य का मार्ग है, कैसे खत्म होगा वो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43। ये देखिए निम्नलिखित को उनके अंतर्ग्रस्त मापन के पैमाने के उच्चतर स्तर से न्यूनतम स्तर में सजाना है, हमें वो बता रहा है। तो आइए देखते हैं इसको क्या करना है। पहला कथन दे रहा है कि शोधकर्ता शहरी और ग्रामीण क्षेत्र जैसे निवास क्षेत्र के आधार पर प्रतिदर्श को 2 समूहों में विभक्त कर सकता है। रिसर्चर डिवाइड द सैंपल इनटू 2 ग्रुप बेस्ड ऑन द एरिया ऑफ रेसिडेंस लाइक अर्बन एंड रूरल एरिया। फिर इसके बाद दे रहा है कि किसी विद्यार्थी को अंग्रेजी भाषा के परीक्षण में कुल 60 अंक में से 50 अंक प्राप्त हुए। तीसरा है किसी क्रिकेट खिलाड़ी को ऑलराउंडर के रूप में 10वां रैंक दिया गया। चौथा है कि किसी भवन विशेष की ऊंचाई गली के अन्य सभी भवनों की ऊंचाई की 2 गुनी है। तो सबसे पहले हम ये वाला कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद जो है किसी विद्यार्थी को अंग्रेजी भाषा के परीक्षण में 60 में से 50 अंक दिया गया, तो ये हमारा दूसरे नंबर पर आ जाएगा। फिर उसके जो बात तीसरे पर जो है किसी क्रिकेट खिलाड़ी को ऑलराउंडर के रूप में रैंक वाला जो बात हो जा रहा है, तो ये तीसरा हो जाएगा। चौथे नंबर पे हमारा आ जाएगा कि शोधकर्ता जो है वो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों जैसे कि निवास क्षेत्र के आधार पर प्रतिदर्श को 2 भागों में विभक्त कर रहे हैं। ये चौथे नंबर पे। ये आखिर हम क्या कर रहे हैं, तो ये हमारा है हायर लेवल टू लोअर लेवल ऑफ स्केल ऑफ मेजरमेंट इन्वॉल्व इन रिसर्च, ठीक है। ये हमारा है हायर लेवल से किस में जाएंगे, लोअर लेवल की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो सबसे हायर क्या हो गया, भवन की विशेष ऊंचाई गली के आने से भवनों की ऊंचाई की 2 गुनी है, वो वाला हो गया। इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन होगा DBCA। आज ये देखते हैं किस ऑप्शन में है DBCA, ऑप्शन नंबर D में है, तो D इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। 44 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कौन सा कार्यक्रम मूल्य और आवारागत प्रथाओं के संवर्धन से संबंधित नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि नहीं है, ठीक है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम ऑफ UGC इज नॉट रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ वैल्यू एंड इथिकल प्रैक्टिसेस। किसके लिए, तो प्रमोशन ऑफ वैल्यू एंड इथिकल प्रैक्टिसेस के लिए कौन सा जरूरी नहीं है, तो जीवन कौशल है, बिल्कुल सही है। केयर है, तो केयर एक योजना चलती है मदर एंड चाइल्ड के लिए, बिल्कुल सही। उसके बाद मूल्य प्रवाह है, ये भी है। चौथा दे रहा है कि नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर वैल्यू एजुकेशन, राष्ट्रीय मूल्य शिक्षा केंद्र, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, यही हमारा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नहीं है वो पूछ रहा है, तो D इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45 नंबर। देख लीजिए ये मैथ का है, टाइम एंड वर्क का, इसको बना लीजिएगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है। इसके बाद रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन है, तो दोनों में हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ था, इसको पढ़ना है और इससे संबंधित 5 सवाल रहते हैं, इसको आपको बना लेना है। तो अगर आप लोग इसको बना सकते हैं, मुझे उम्मीद है बहुत ही आसान होता है दोस्त। तो आज हम लोग 29 जून 2025 के शिफ्ट 2 का पेपर कंप्लीट किए, और इस तरह से हमारा जून 2025 सेशन में जितना भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था पेपर 1 का, सभी को आज हम कंप्लीट कर चुके वीडियो बना करके। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपसे कोई वीडियो छूट गया दोस्त एग्जाम से पहले, आप उसे मेरे चैनल प्ले लिस्ट बना हुआ है उस पर जाकर के ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में रिपीटेड मिलेंगे। और आप लोग के लिए जब इतना किया जा रहा है तो आप लोग का भी एक ड्यूटी बनता है, कर्तव्य बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्त, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए इसमें। आपके जो भी दोस्त हैं उन सभी को चैनल से जोड़िए, काफ़ी आपके एग्ज़ाम के नेट JRF एग्ज़ाम की तैयारी के लिए यहाँ से मदद मिलेगा आपको। इसलिए चैनल को ग्रो कराने में हमारा सपोर्ट कीजिए, ताकि हमारा वीडियो रेगुलर हम अपलोड करते रहें, मोटिवेट रहें। थैंक यू।